अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 1-3 में हमने सेट्स के बारे में ऑलरेडी जान रखा है। आज हम नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये उस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम नंबरिंग सिस्टम को जानेंगे। तो चलते हैं नंबरिंग सिस्टम की तरफ। नंबरिंग सिस्टम समझाने के लिए आपकी बुक को भी टच देना ज़रूरी है ताकि आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया गया आपको बेहतर आइडिया हो कि क्या क्या है उसमें। सबसे पहले जो है हमें जब ऑब्जेक्ट्स को गिनना था तो हमने काउंटिंग नंबर को यूज़ किया। काउंटिंग नंबर एक्चुअल में नेचुरल नंबर ही होते हैं जो कि आपको पता है कि 1 से स्टार्ट लेते हैं और ऐसे ऑनवर्ड चलते हैं और इसके सेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ी या हमने कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व की तो हमें इंटीजर्स मिले। इंटीजर्स के सेट को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। आपकी आसानी के लिए हम थोड़ा सा इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारे पास काउंटिंग नंबर थे जो कि नेचुरल नंबर कहलाए और नेचुरल नंबर में ज़रूरत के मुताबिक हमने इंक्लूड किया नेगेटिव नंबर्स को एंड ज़ीरो को। जब नेगेटिव नंबर और ज़ीरो को हमने इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास और नंबर्स आए और उनको कलेक्टिवली हमने इंटीजर्स का नाम दिया और उनके सेट को मेनली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। जब कभी एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है तो हमें एक फ्रैक्शन मिलती है और फ्रैक्शन जो होती है उसे कुछ इस फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं आमतौर पर, जिसमें पी क्यू जो है वो जेड से हैं और ये कुछ एग्जांपल्स भी आपको नज़र आ रही हैं। तो मतलब दो इंटीजर की रेशो से हमें एक फ्रैक्शन मिली, बट फ्रैक्शन कोई एक तरह की नहीं थी। फ्रैक्शंस में कुछ टर्मिनेट करती थी, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होती थी, बाज़ में पैटर्न रिपीट होता था और बाज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे चलती थी जिनमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता था। इनमें से सिर्फ वही फ्रैक्शन जो कि आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट एक पैटर्न रिपीट करती थी या टर्मिनेट हो जाती थी, सिर्फ उन्हीं को हमने रैशनल नंबर का नाम दिया। आपकी बुक के मुताबिक 2 पॉइंट्स हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि आल्दो हमें फ्रैक्शन से ही मिलते हैं। तो ये जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं और इंटीजर्स तमाम, क्योंकि इंटीजर्स के डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर, यहाँ ए लिया गया है और इसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, तो ये कोई भी इंटीजर जो है वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये भी रैशनल नंबर होते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं किए जाते फ्रैक्शन में। ठीक है ना। आमतौर पर ये आप देख सकते हैं ये वाला एक इर्रेशनल नंबर है, या आप स्क्वायर रूट किसी भी प्राइम नंबर का ले लेते हैं, या पाया आपके पास, या ई की वैल्यू है, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए अगर हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स इनका यूनियन ले लें, इन्हें इकट्ठा कर लें, तो हमें रियल नंबर्स मिलते हैं और रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, और रैशनल नंबर्स हो गया या इर्रेशनल नंबर हो गया, ये सारे के सारे सबसेट हैं रियल नंबर के। जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और ये सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अब हम कार्डिनलिटी को देख लेते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी एक्चुअल में रेफ़र करती है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दैट सेट। कोई भी सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है उनको रेफ़र कर रही होती है कि वो क्या है, चाहे फाइनाइट सेट हो चाहे इनफाइनाइट सेट हो। इसे समझ लेते हैं। इसे हम आमतौर पर इस तरीके से डिनोट करते हैं जो कि आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे x जो है वो डिनोट करता है कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट A है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनलिटी 4 होगी। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। आपकी बुक में मौजूद इस हिस्ट्री के मुताबिक कि नेगेटिव नंबर किस तरह इन्वेंट किए गए या किन केसेस में नेगेटिव नंबर जो है एक आंसर आया किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी इक्वेशन का एक सलूशन आया जो कि एक नेगेटिव नंबर था। तो इसी तरह कुछ इक्वेशंस ऐसी सामने आई कि जिनका सलूशन जो है वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट था। इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम बारी बारी दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं जो कि आपकी बुक से ही ली है मैंने। तो इसका सलूशन जब -4 आया तो -4 जो है वो असल में, जब तक हमें ये पता था कि सिर्फ काउंटिंग नंबर होते हैं तो तब तक हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पता था।
लेकिन जब एक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक नेगेटिव नंबर आया तो इस हिसाब से नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस तरह हमारा नंबरिंग सिस्टम एक्सटेंड हुआ और हमें इंटीजर्स मिल गए। इसी तरह इनकी जो एक्सटेंशन थी वो इस तरह बढ़ी कि फिर हमें इन इंटीजर्स की रेशो से रैशनल नंबर मिले, इर्रेशनल मिले, फिर हमने रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा किया तो हमने उन्हें रियल नंबर्स का नाम दे दिया। और इसके बाद यूं हुआ कि जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसे सॉल्व किया तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आया। जब इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आया तो यहाँ एक ऐसा नंबर हमें मिला जो कि स्क्वायर रूट था एक नेगेटिव नंबर का, -1 का। तो ये जो -1 था ये हमें एक नंबर नया मिला जो कि जिसने नंबरिंग सिस्टम को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। इसे भी कोई ना कोई नाम देना ज़रूरी था ताकि इसके बारे में स्टडी की जा सके। तो बाद में इस नंबर को, जो कि -1 का स्क्वायर रूट था, इसको नाम दिया गया आयोटा का, जो कि एक इमेजिनरी यूनिट कहलाया। अब ये जो एक्सटेंशन हुई इससे जो एक नए नंबर्स हमें मिले उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो कौन से हमें नंबर मिले और उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इस एक्सटेंशन के बाद एक और सेट को डेवलप किया गया और उस सेट को कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। और ये कम्प्लेक्स नंबर दर हकीकत एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी यूनिट के मिलने से बना, जिसको कुछ इस तरह से लिखा गया जैसे z से इसे डिनोट किया गया और a + b आयोटा इस शक्ल में लिखा गया, या अमूमन हम इसे z = x + y आयोटा भी लिखते हैं। एंड यू नो कि यहाँ पे आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी यूनिट है। यहाँ जो z था हमारे पास, इसमें जो पहला पार्ट था, ठीक है, वो हमारा एक रियल पार्ट था और जो दूसरा पार्ट था वो हमारा इमेजिनरी पार्ट था। नए सेट को, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था, उसकी कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे मौजूद है और इसको c से डिनोट किया गया। तो इन कम्प्लेक्स नंबर को लेके हम इनकी चंद चीज़ें जो है आपके कोर्स में हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास ऑपरेशंस, जो इन पे ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर 1-3 में जो तीसरा पार्ट है वो आपको मैं दूंगा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इसलिए वो मैं अलग लेक्चर में समझाऊंगा और डिटेल से मैं आपको बता दूंगा ऑपरेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।